गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। पहले सारे टॉपिक्स को हिंदी में डिस्कस किया जाता है, फिर बाद में सारे टॉपिक्स को इंग्लिश में डिस्कस किया जाता है। तो आपको अगर इंग्लिश की डिस्कशन देखनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्टली उस टाइमलाइन पर क्लिक कर सकते हो। पहला हम टॉपिक देखते हैं जो कि है एक्सरसाइज एक्विरिन। तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में 2009 से ये एक्सरसाइज की जा रही है। तो उसका ये 11th एडिशन है जो अब कंडक्ट किया जा रहा है। मालदीव्स में इसको कंडक्ट किया जाएगा। ये एक्सरसाइज नेवीज़ के बीच में होती है ताकि आर्म्ड फोर्सेस के बीच में जो है ये हमारी सिनर्जी हो सके, इंटरऑपरेबिलिटी जो है हम आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से एक्सरसाइज कर सकें। अगर कभी ज़रूरत पड़े फ्यूचर में तो हम आपस में भी ऑपरेट करना सीख सकें। तो इसके लिए ये एक्सरसाइज की जाती है। लैंड और सी दोनों एरिया स्पेस को एक्सरसाइज को किया जाता है। ठीक है। अब एक्विरिन का नाम क्या होता है? मालदीवियन लैंग्वेज में इसको कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो 2009 से इस एक्सरसाइज को किया जा रहा है। तो ये ऑल्टरनेटिवली इंडिया और मालदीव्स में होती है। जैसे इस बार अब मालदीव्स में हो रही है तो नेक्स्ट टाइम ये एक्सरसाइज इंडिया में कंडक्ट की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है प्रोजेक्ट रिहैब। तो ये एक प्रोजेक्ट है, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। तो ये KVIC जो आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, उनका ये प्रोजेक्ट है। इसको पहले जो है आपके कोडागू डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका में इसको सक्सेसफुली जो है वो कंडक्ट करके देखा गया इस प्रोजेक्ट को। और उसके बाद जो है अब कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को असम में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया जाता है कि आप जो है जैसे अगर कोई रोड है, ठीक है, जहाँ पे आपको लगता है कि एलिफेंट जब रोड को क्रॉस करके दूसरी साइड ऑफ द जंगल जाना चाहते हैं तो उनको आप रोकना चाहते हो, क्योंकि अगर वो रोड पे आएंगे तो देयर इज़ अ चांस कि वो उनके साथ एक्सीडेंट हो सकता है या फिर ह्यूमन हैबिटेशन में वो घुस सकते हैं। अगर आप समझ लो कि विलेजेस के आसपास लगा सकते हो ये चीज़ों को, तो इसमें क्या किया जाता है, बी बॉक्सेस जो आपकी मधुमक्खियाँ हैं उनके बॉक्सेस रख दिए जाते हैं, एक तरह से समझ लो फेंस की तरह। ठीक है। जैसे समझ लो अगर रोड जा रही है तो उसके आसपास ये बॉक्सेस को रख दिया जाएगा। उससे क्या होता है, जो एलिफेंट होते हैं वो इनकी आवाज़ को सुनते हैं तो उनकी आवाज़ से उनको डर लगता है कि कहीं वो उनकी आंखों में ना चली जाएं। और उनकी जो बज़ होती है, जो बी की बज़ होती है, ये बहुत इरिटेट करती है एलिफेंट को। तो एक तरह से नेचुरल तरीका है, बिना हम ऐसा भी नहीं कर रहे कि बी से हम उनको कटवा रहे हैं, ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ उनकी आवाज़ से ही जो है एलिफेंट डर जाते हैं और वो उस एरिया में नहीं जाते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है एक्सपेरिमेंट। इसको कोडागू डिस्ट्रिक्ट में करके देखा गया है, नागरहोल नेशनल पार्क में। और अब जो है 4 लोकेशंस में इसको रखा था। अब जो है इसको असम में भी जो है वो एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है KVIC। तो अब इसको जो है इसका इम्पैक्ट देखते हैं। इम्पैक्ट ये है कि बहुत ज़्यादा इन पॉइंट्स पर एलिफेंट्स की मूवमेंट रुक गई है। और जो है एलिफेंट्स जो हैं वो वापस जंगल में जाने लग गए हैं, अपने हैबिटेशन में ही रहने लग गए हैं। वो ह्यूमन हैबिटेशन पे नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको ये बी से ऐसा लगता है कि ये बी उनकी आंखों में घुस जाएंगे, उनकी जो है ट्रंक में घुस जाएंगी, या फिर उनको लगता है कि ये इनकी आवाज़ जो होती है वो ही उनको बहुत इरिटेट करती है। ठीक है। बहुत ही एक इनोवेटिव आइडिया आया था दिमाग में ये। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने अभी एक्चुअली आइडिया जो है ये आपके जो मिनिस्टर ऑफ रूरल ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सॉरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है नितिन गडकरी जी, उन्होंने ये सजेशन दिया था। और ये एक्ट जो है इसको एक्सप्लोर किया गया और इस एक्सपेरिमेंट को जो है वो बहुत सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है। इसको धीरे धीरे आगे और जगह पर भी जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है पंजाब 6 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। तो अभी आपको पता है कि आप जब फार्म लॉज जो है उनको रिपील किया गया है तब से MSP गारंटी की बात चल रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि पंजाब की जो आपकी जो फार्मिंग की प्रॉब्लम है वो तब तक नहीं सही हो सकती जब तक यहाँ के फार्मर्स जो हैं पंजाब के वीट और पैडी की साइकिल को नहीं तोड़ते, मतलब वो दूसरी क्रॉप्स की तरफ नहीं मूव करते, तब तक उनकी फार्मिंग की जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व नहीं होने वाले हैं। ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना जो है उन्होंने रिसर्च में कहा है कि पंजाब में 6 तरह के क्लाइमेटिक जोन्स हैं। उसके हिसाब से ही हमको यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर या फिर आपको जो है वो क्रॉप पैटर्न वही देखना पड़ेगा। ठीक है। तो इन्होंने 6 एग्रो क्लाइमेटिक जोन बोले, जैसे कि सब माउंटेन अंड्यूलेटिंग रीजन, दूसरा है बोला है अंड्यूलेटिंग प्लेन रीजन, फिर सेंट्रल प्लेन रीजन। ये सब आपने ज्योग्राफी में देखे होंगे। ठीक है। तो ये 6 तरह के क्लाइमेटिक जोन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। और इसमें रेनफॉल की वेरिएशन है, जैसे कि कुछ एरियाज़ में सिर्फ 165 मिलीमीटर बारिश होती है एनुअली, कुछ एरियाज़ में 2000 मिलीमीटर बारिश होती है। ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट
15 to 20 टाइम्स ज़्यादा बारिश होती है किसी एरिया में उतना नहीं होती, वो एरिड रीजन रह जाता है। कई जगहों पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाता है, कई जगहों पर टेम्परेचर बहुत कम जाता है सर्दियों में। और जो है ह्यूमिडिटी भी वेरी करती है, और कई जगह पर ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा है, मतलब एरिडिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए 6 तरह के क्लाइमेट जोन्स हैं। हिल सॉइल और सॉइल तक भी वेरी कर रही है। हिल सॉइल है कुछ एरिया में, कुछ जगह तराई है, कहीं जगह ब्राउन हिल है, कईयों में एल्यूवियल से लेके डेजर्ट सॉइल तक भी है, ठीक है। तो जैसे ज़ोन 1 और ज़ोन 2, अब ये सब माउंटेन अंड्यूलेटिंग रीजन और अंड्यूलेटिंग प्लेन रीजन जो है, यहाँ पर आपको पठानकोट, रोपड़, मोहाली ऐसे डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा जोन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो है 6 तरह के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से हैं। आपको एग्ज़ाम में, मेंस में जब आंसर लिखना है तो आपको पता होगा कि पंजाब में जो है प्रॉब्लम जो चल रही है वीट पैडी की, उसका सोल्यूशन ये है कि एज़ पर जो 6 आइडेंटिफाई किए गए हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना द्वारा, उसके हिसाब से फिर रेनफॉल पैटर्न्स को भी देखना इंपॉर्टेंट है, सॉइल रेंज को भी देखना इंपॉर्टेंट है। इस सारे कंसीडरेशंस को ही देखते हुए जो है हमको जो है फैसला ये लेना है कि कौन सी क्रॉप किस रीजन में उगाई जा सकती है, ठीक है। तो अगर आप 6 क्लाइमेट टाइप के जो है वो जोन्स हैं पंजाब में, लेकिन सब जो है वीट और पैडी पर ही अभी भी डिपेंडेंट है, तो आप सोच सकते हो कि कभी भी प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी। फिर वाटर टेबल, जो ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा है, क्योंकि एरिड रीजन 165 मिलीमीटर की बारिश हो रही है और अब वहाँ पर पैडी उगा रहे हो, तो आप सोच ही सकते हो कि क्या सिचुएशन होगी, ठीक है। तो इसीलिए क्लाइमेटिक जोन्स, फिर रेनफॉल के पैटर्न, फिर सॉइल का टेक्सचर और टेम्परेचर, ये भी वेरी करता है। ये 4 चीज़ें वेरी करती हैं, तो इनके ही बेसिस पर आपको फैसला लेना है। उसी के बेसिस पर गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है कि वहाँ कौन से एरिया के फार्मर्स को क्या प्रोडक्ट्स या कौन सी क्रॉप्स जो है उगाने के लिए वो प्रेरित करना चाहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है प्राइवेट मेंबर्स बिल। तो अभी कांग्रेस लीडर शशि थरूर जो हैं, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल मूव किया है लोकसभा में अभी फ्राइडे को, ठीक है। तो जो है उन्होंने कहा है कि हर स्टेट कैपिटल में जो है वो हाई कोर्ट का जो है परमानेंट बेंच होना ज़रूरी है, ठीक है। तो एक इसके लिए बिल लेके आए हैं वो। तो उन्होंने बोला है कि केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, उत्तराखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और छत्तीसगढ़ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो उनकी कैपिटल से बाहर सिचुएटेड है, ठीक है। तो इसीलिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट्स एट स्टेट कैपिटल्स बिल जो है ये लाया गया है, 2 साल से लाया गया है, 2 साल हो गए इस बिल को बनाए गए, 2019 से पेंडिंग है। और कहा गया है इस बिल में कि जो है स्टेट की कैपिटल्स है वहाँ पर एक एटलीस्ट परमानेंट बेंच बनाना ज़रूरी है, ठीक है। सो इसी फ्राइडे को जो है जो है आपके फ्राइडे को लोकसभा में 153 प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उनमें से एक ऑफ कोर्स ऐसा भी बिल था जो कह रहा था कि भागवत गीता को कंपलसरी कर दो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एज ए टीचिंग। तो ऐसे 153 प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं लोकसभा में रिसेंटली, ठीक है। अब प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? प्राइवेट मेंबर बिल होता है कि आपका कोई एमपी जो कि मिनिस्टर नहीं है, वो अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस करता है तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। और अगर कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है तो वो तो गवर्नमेंट का बिल होता है, ठीक है, वो तो गवर्नमेंट का पार्ट है। तो अब प्राइवेट मेंबर बिल को जो है वो एडमिट करना है लोकसभा में या राज्यसभा में, ये डिसीजन कौन लेता है? जो चेयरमैन है आपके राज्यसभा के, वो राज्यसभा के केस में, और स्पीकर ऑफ द लोकसभा लोकसभा के केस में ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल जो है किसी भी, जैसे अभी ये वाला जो बिल था शशि थरूर जी का, इसको एडमिट करना है या नहीं करना है, ये फैसला जो है वो जो है स्पीकर ऑफ द लोकसभा ने किया होगा, ठीक है। अब जो है हाउस में इंट्रोड्यूस होने से पहले एटलीस्ट 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है उस मेंबर को जो बिल लेके आना चाहता है। फिर उससे क्या होता है कि जो हाउस का सेक्रेटरीट है, जो आपके ऑफिशियल्स हैं, वो उस बिल को देखते हैं कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को कंप्लाई किया गया है या नहीं किया गया है, रूल्स को सारे फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। उसके बाद ही जो है जो स्पीकर या चेयरमैन फैसला लेते हैं कि उसको जो है वो आगे लेके जाया जाएगा हाउस पे या नहीं लेके जाया जाएगा, ठीक है। और एक और कंडीशन ये है कि प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो सिर्फ फ्राइडेज़ को ही जो है वो इंट्रोड्यूस और डिस्कस किए जा सकते हैं, बाकी दिन जो है उनको ना तो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही डिस्कस किया जाता है, ठीक है। इसलिए भी रिसेंट फ्राइडे को ही जो है सारे 153 के आसपास जो है प्राइवेट मेंबर्स बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या कभी प्राइवेट मेंबर बिल कोई कभी पास हुआ है?
ठीक है। अब हुए तो हैं पास, लेकिन 1970 के बाद से प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है वो पास नहीं हुए हैं। पार्लियामेंट ने टोटल अभी तक 14 ऐसे बिल्स को पास किया है। 6 बिल जो हैं वो 1956 में ऐसे पास हुए थे, प्राइवेट मेंबर्स बिल, ठीक है। अब इसकी सिलेक्शन, अभी 153 प्राइवेट मेंबर्स बिल आ गए हैं, सारे तो ऑफ कोर्स नहीं पास हो सकते, तो कौन से पास होंगे कौन से नहीं पास होंगे उसको भी वोटिंग के थ्रू ही जो है वो डिसाइड किया जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है लेसर फ्लोरिकन्स। तो ये लेसर फ्लोरिकन्स बर्ड हैं। अब इनकी माइग्रेशन को ट्रैक करने के लिए पहली बार एक जो है वो एक प्लान किया गया है, एक सैटेलाइट ट्रांसमीटर्स उनमें फिट किए गए हैं, और ये देखा जा रहा है कि वो राजस्थान से लेके महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट तक कैसे जाएंगे, उनको ट्रैक किया जाने वाला है, ठीक है। तो लेसर फ्लोरिकन कौन होते हैं? इनको हम सेफोटाइड्स इंडिकस भी कहते हैं, ठीक है। ये स्मॉल बर्ड्स होते हैं, स्पीशीज़ होते हैं। इनको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इनके लिए एक रिकवरी प्रोग्राम भी चलाया है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, और ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और कुछ और अदर रीजन्स में जो है ये मानसून के सीज़न के टाइम पर देखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डिसअपेयर हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ब्रीडिंग के लिए आते हैं मानसून सीज़न में, उसके बाद ये डिसअपेयर हो जाते हैं। तो देखा जाने वाला है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि ये कहाँ जाते हैं और ये किस तरफ जो है वो फ्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी हैं, और इनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज ही होती जा रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर। तो ये एक बटरफ्लाई स्पीशीज़ है जो कि डिस्कवर की गई है। ये चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर नाम है इसका। इसका नाम, साइंटिफिक नेम है जोग्राफिटस जोंग्युनसिस, ठीक है। तो जोंगू एक एरिया है नॉर्थ सिक्किम में, वहाँ पर इसको डिस्कवर किया गया है, इसलिए इसका जो है वो साइंटिफिक नेम जोग्राफिटस जोंग्युनसिस रखा गया है। ये गोल्डन येलो कलर की बटरफ्लाई है, इसके ब्राउन बॉर्डर्स होते हैं और स्पॉट्स होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसके आसपास की और तरह सिमिलर सी बटरफ्लाई जो है वो जोग्राफिटस पैंगी, जो कि ग्वांगडोंग प्रोविंस में मिलती है चाइना के, और जोग्राफिटस हैंसेंस, ये भी हैनान प्रोविंस में मिलती हैं। दोनों ही ये चाइना के साउथ ईस्टर्न चाइना में पड़ते हैं, हांगकांग के पास ये प्रोविंसेस, ठीक है। यहाँ पर ये दो जो है ये बटरफ्लाई मिलती है, उन्हीं के जैसी ये आपकी चॉकलेट बॉर्डर बटरफ्लाई भी, फ्लिटर बटरफ्लाई भी जो आपको देखने को मिली है नॉर्दर्न सिक्किम में, ठीक है। अब जो ये चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर है, इसको बटरफ्लाइज ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी जो है वो मेंशन किया गया है। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज जो है वो एक वेबसाइट चला रही है बटरफ्लाइज ऑफ इंडिया, उसमें इसको मेंशन मिला है, ठीक है, रिसेंटली मिला है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है FL 2027। तो ये एक पोटैटो की स्पीशीज़ है जो कि अभी न्यूज़ में इसलिए आई थी क्योंकि पेप्सिको आपको पता है ना, कंपनी है एक, पेप्सिको ने, जो कि लेज आपके चिप्स बनाते हैं, उन्होंने केस कर दिया था कुछ गुजरात के फार्मर्स के ऊपर, 9 गुजरात के फार्मर्स थे, क्योंकि वो FL 2027 की एक पोटैटो वैरायटी को जो है वो उगा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा पेप्सिको ने कि ये FL 2027 जो है हमारी रजिस्टर्ड पोटैटो वैरायटी है, इसको कोई और फार्मर नहीं उगा सकता। जो फार्मर सिर्फ हमसे रजिस्टर्ड हैं, जो हमारे कोलैबोरेशन प्रोग्राम से रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ वो ही इसको उगा सकते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि गुजरात के कुछ और फार्मर्स इसको उगा रहे थे, इसको जो है वो कल्टीवेट कर रहे थे, तो इन्हें पेप्सिको ने उनके ऊपर केस कर दिया था, उन फार्मर्स के ऊपर, ठीक है। 2019 में बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम हुई थी, इवन जो है फार्मर्स का जो है वो वहाँ पर एक प्रोटेस्ट भी हुआ था कि ये पेप्सिको उनको तंग कर रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो अब ये क्या इशू है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो ये एक ऐसा आपका प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक बिल आया, एक एक्ट है 2001 का। उसके अंदर जो, जैसे आपकी पेप्सिको है, अगर वो किसी पोटैटो वैरायटी जो है उसको जो है वो रजिस्टर करा लेती है, तो उनके पास ये राइट है कि कौन उसका यूज़ कर सकता है, कौन उसको सो कर सकता है, ठीक है। तो अब जो है लेकिन अब क्या हुआ कि PPVFRA ने बोला कि जो डॉक्यूमेंटेशन पेप्सिको ने प्रोड्यूस की है कि उनके पास FL 2027 को उगाने के राइट्स हैं, उस डॉक्यूमेंटेशन जो है उसमें जो है कुछ खामियां हैं, इसलिए जो है ओनरशिप जो है वो FL 2027 की हम पेप्सिको को नहीं दे सकते, ठीक है। इसीलिए जब ये उनकी ओनरशिप ही क्वेश्चन कर डाली, तो ये जो 9 फार्मर्स के ऊपर पेप्सिको ने केस किया है, यही अब नल एंड वॉइड हो गया, क्योंकि पेप्सिको जो है वो FL 2027 की उसकी ओनरशिप एस्टेब्लिश ही नहीं हो पा रही है। तो अब जो है
ये एक बिल आपका एक्ट है, इसके बारे में और डिस्कशन हम दिखा दिखा आपको नोट्स में देखने को मिलेगा। तो ये एफएल 2027 वैरायटी ऑफ पोटैटोज जो थे, वो उसी से ही आपके लेज के या पोटैटो चिप्स बनते हैं, जो कि और वो जो आपका पेप्सिको है, उन्होंने 12,000 फार्मर्स को जो है वो एम्प्लॉय नहीं कह सकते, उन्होंने उनके साथ कोलैबोरेशन फार्मिंग प्रोग्राम किया हुआ है। उसके अंदर ये 12,000 फार्मर्स को राइट्स दिया है पेप्सिको ने अपने बिहाफ पे, कि वो इस पोटैटो को उगाते हैं, और वो इसका जो है पेप्सिको लेस पोटैटो चिप्स बनाता है। ठीक है, तो अब 9 कुछ ऐसे फार्मर्स थे जो बिना इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए वो अपनी फील्ड में इस पोटैटो वैरायटी को उगा रहे थे, इसीलिए पेप्सिको ने उनके ऊपर केस कर दिया था। ठीक है, so now let us see all these topics in English. So the first topic is exercise equivalent. So 11th edition of exercise equivalent between India and Maldives will be conducted soon at Maldives. So this exercise started in the year 2009, and the term equivalent means friends. This is a term from Maldivian language, and this exercise is aimed to enhance synergy and interoperability between armed forces of India and Maldives. So this exercise is conducted at both land and sea, and this joint exercise is held alternatively between India and Maldives. Okay, so now let us see the next topic, which is Project Rehab. So this is a very novel project. It has been suggested by the Minister of Road Transport and Highways, Nitin Gadkari ji, and he has suggested that to minimize elephant and animal human conflict, there is a suggestion that this project rehab should be launched, and it was launched at near the periphery of Nagarhole National Park in Kodagu district of Karnataka. So four locations were selected. So this rehab means reducing elephant human attacks using bees. So what they do is they place bee boxes, a box in which bees are collected, and these bee boxes are placed like a fence, so that elephants do not cross a road, or if this fence is near a human habitation, then the elephants do not cross this fence of bee boxes to enter into human habitations, because these bees, the elephants fear that these honey bees might sting them in their eyes or in their trunk, and even the buzz of the bees irritate the elephants. That's why they go back to the jungle and they do not enter into human habitations or cross the roads. Okay, so this has been a successful experiment. You do not need to physically punish the elephant. Just using a small technique of fear, you are preventing both the human and animal conflict, as well as preventing these elephants from any accident that may happen with them on the road. Okay, so this has been a success in Karnataka. That's why this Khadi and Village Industries Commission is planning that this project will also be replicated in Assam, and soon enough after this Assam, several other locations where elephant population is considerable, this project will also be launched in such locations too. Okay, so now let us see the next topic, which is Punjab's 6 agroclimatic zones. So, after the repealing of farm laws, several farmer organizations have been demanding MSP guarantees as well as other SOPs for the farmers. But there is a situation that Punjab needs to Punjab's farmers need to dispense themselves away from wheat and paddy cycle, because Punjab has 6 agroclimatic zones. So these 6 agroclimatic zones have been identified by the Punjab Agriculture University of Ludhiana, and these 6 agroclimatic zones are mentioned here. This is a sub-mountain, undulating region, undulating plain region, etc. So these are distinct agroclimatic zones, and apart from the distinct agroclimatic zones, there is also variation in rainfall. So in some areas the rainfall is 165 mm in annually, and in some areas it is as high as 2000 millimeters annually. Okay, so
just imagine that in area where there is 2000 rainfall, and compare it with an area where there is just 165 rainfall annually, but both of them are sowing paddy. Okay, which is a water guzzling crop. So just imagine how the farmers of Punjab, all the farmers of Punjab can rely on wheat and paddy, despite uh, phenomenal difference in the agroclimatic zones of this region. Okay, apart from the agroclimatic zone difference, rainfall difference, there is also temperature difference. Okay, so some areas have humid to cold weather, then some areas have arid to hot weather, some areas have extreme arid weather. So you cannot rely on just two crops, because you have so much variation in weather, you have so much variation in agroclimatic zones, you have so much variation in rainfall activity. So you have to multiply, or you have to diversify your crop varieties, which is suitable to your particular climatic zone. Okay, apart from these three issues, there is also a diversification or a different variety of soil in every other region. Okay, so these soil varieties are ranging from hill soils, tarai soils, then brown hill, alluvial to desert soils. So you just cannot focus on just two crops, and you cannot universally crop these two varieties in Punjab, because there are so much variations in apart from agroclimatic zones, rainfall, soil variety, as well as temperature. Okay, so you have, what was the purpose of studying this particular topic is that once you encounter a question regarding Punjab's obsession with wheat and paddy, you have to mention that there are four considerations which must be considered by the government as well as the farmers before the sowing season, as to what kind of crop they should sow in their fields. Okay, so several climatic zones have been uh, disseminated in the areas, like in the zone 1 and zone 2. Districts like Pathankot, Ropar, Mohali, etc. have been allocated. So you don't need to remember these zones, you just have to remember the four criterias based upon which the cropping pattern must be adopted. Okay, so now let us see the next topic, which is private members bill. So the senior Congress leader Shashi Tharoor has recently moved a private members bill in the Lok Sabha, because he's seeking to establish permanent benches of high courts in state capitals. Okay, so there are several states like Kerala, Gujarat, Madhya Pradesh, Odisha, Goa, Uttarakhand, Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram, and Chhattisgarh, which these states do not have their high court in their state capitals. That's why this private member bill is seeking the establishment of a permanent bench, at least in the state capitals. Okay, so this bill is named as Establishment of Permanent Benches of High Courts at State Capital Bills. This bill was introduced, I think, 2 years ago, and now it has been reintroduced in 2021. It's a private member bill. So what is a private member bill? We have to understand that also. So when a bill is introduced by an MP who is not a minister, then that particular bill is known as a private members bill. Okay, once a minister introduces a bill, it means that it's a government bill because the minister is introducing it. So this the admissibility of a private member bill is dependent upon the decision taken by the chairman of the Rajya Sabha or the speaker of Lok Sabha, as respectively. If the bill is introduced in the Rajya Sabha, then chairman takes the decision. If the bill is introduced in Lok Sabha, then the speaker makes the decision. Okay, so the presiding officer of the house is the authority to decide if the bill, this private member bill, has to be introduced in the house or not. Okay, before the seeking the approval of the presiding officer, the private member has to give at least 1 month notice to the house, so that the house secretariat and its officials can examine the bill regarding its constitutionality and other rules which are applicable on any legislation. So once this house secretariat clears this bill, after examining it, the private member can request the presiding officer of the house to introduce this bill in the house. So, and these bills can only be introduced and discussed on Fridays. Okay, so just
1 day is allocated in a week to for the private members bill to be introduced and discussed. That's why you can see that almost 153 private member bills were introduced recently in Lok Sabha. And because there is so high number of private members bill, there is voting as to which private member bill has to be discussed and introduced in the Lok Sabha. So there is a this selection of bills for discussions is done through a ballot. Okay. So now let us see the next topic, which is lesser floricans. So lesser floricans are small birds, and they have longest in-country migration. That's why an attempt is being made using satellite transmitters, which will be fitted on them, so as to track for the first time that how they fly from Rajasthan to Maharashtra's Ahmednagar district. Okay, so this telemetry exercise will be undertaken and at the Shokalia landscape of Ajmer district to trace the journey of these lesser floricans. These lesser floricans are observed at Rajasthan, Madhya Pradesh, and Gujarat in the monsoon season when they come here for breeding. Later on, they just disappear and they do not and they visit unknown places. So that's why an attempt is being made to discover them or to see where they go after the breeding season. Okay, so this lesser florican is known as Cephotidis indicus, and it's a small bird species. Wildlife Institute of India has also launched a recovery program for this bird, and this bird is basically critically endangered on IUCN's red list of threatened species, and their population has been identified as decreasing. Okay, so now let us see the next topic, which is chocolate bordered flitter. So this is a new butterfly species which has been discovered in Zongu in North Sikkim. That's why its name has been scientific name has been given as Zographetus zongu ensis. Okay, so this zongu has been taken from the place where this butterfly has been founded. So it's a golden yellow butterfly which having this brown borders and spots, and it is the closest relative to two forms of butterfly which are founded in which have been discovered in southeastern China region, Guangdong and Henan provinces. So this is identical to this Zographetus zonguensis. Okay, so this chocolate bordered flitter has also been mentioned in the Butterflies of India website, which is maintained by the National Center for Biological Sciences, and that is in Bengaluru. Okay, so now let us see the next topic, which is FL 2027. So this is a potato variety which PepsiCo was proclaiming that it has registered its for itself, and only farmers who are associated with the collaboration program of PepsiCo India are allowed to sow this variety of potatoes. But what happened is that some farmers from Gujarat were also planting these FL 2027 varieties of potato in their field. That's why PepsiCo India sued them in these nine Gujarati farmers, and this registration of FL 2027 in the name of PepsiCo India has been recently revoked by Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Authority, which has been established by the PPV FR Act 2001. Okay, so the details of that act I will mention it in your notes. You just download this PDF from the Telegram group. It is very simple, just basic information is given about this act. You don't need to remember much of it. So what the issue is that because this PepsiCo India was claiming that it holds right over this particular variety of potato, that's why other farmers are not allowed to sow this variety. But now this PPVFRA is saying that the documents which have been produced by PepsiCo claiming that this particular variety is registered with them is not enough to prove its registration of this variety. That's why they have cancelled the registration of this FL 2027 with PepsiCo India, and it has come as a relief for the farmers which were sued by this PepsiCo India. So what was the issue? In 2019, like I've said, this FL 2027 was proclaimed to be registered with PepsiCo, and they were using this variety of potatoes in Lay's potato chips. And they were saying that about 12,000 farmers have entered into a contract with the
PepsiCo India, and they have entered into a collaborative farming program with them. And other farmers are not allowed to sow or cultivate this FL 2027 variety of potatoes, because the registration of this variety of potato lies with PepsiCo. But now, after this revocation of this registration, other farmers would be able to plant this particular variety, and this has come as a relief to those farmers, 9 Gujarati farmers who were sued by PepsiCo India. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.